वेलकम टू ज़ोमिन, आई एम ज़ुनैरा अज़हर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को कश्मीरियों ने भी भारत का सोचा समझा मंसूबा करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और यूएस की सूरत हाल पे गहरी नज़र, दोनों फरीकैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। और अगर हमारे शहरियों पे हमला हुआ तो महफूज भारतीय शहरी भी नहीं रहेंगे। ऑल दिस इन ज़ोमिन टुडे। इंडिया की तरफ से एक दफ़ा फिर इंतहाई इमेच्योर और बेसलेस रेट्रिक सामने आया है और दो न्यूक्लियर स्टेट्स में स्ट्रेटेजिक स्टैंड ऑफ जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है। पहलगाम में जैसे ही 26 टूरिस्ट को हलाक किया गया, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, इंडियन मीडिया उस वक्त अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस का भारत का दौरा दिखा रहा था। साथ साथ नरेंद्र मोदी का सऊदी अरेबिया का दौरा भी दिखा रहे थे। जैसे ही ये वाक़या रूनुमा हुआ, इनिशियली सिर्फ छोटी सी एक ख़बर आई और कुछ हलाकतों का बताया गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद उसके हवाले से मज़ीद हलाकतों की कुछ ख़बरें चलीं जो कि ज़राए को कोट करके चलाई गईं, और उसके 10 मिनट के अंदर अंदर बग़ैर किसी एविडेंस के, बग़ैर किसी लाइव कॉरेस्पॉन्डेंट से बात किए, स्ट्रेट अवे एनालिस्ट ने और जर्नलिस्ट ने TV पे बैठ के पाकिस्तान बैशिंग स्टार्ट कर दी। इंडियन मीडिया का हेट बेस्ड हिस्टीरिया टूवर्ड्स पाकिस्तान कोई नया नहीं है, और अगर एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन भी मैं कोट करूं यहाँ पे, तो पहले 15 मिनट के अंदर अंदर BBC उर्दू ने ये लिखा कि इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि ये हमारा 7 अक्टूबर है। इससे ये साबित होता है कि एक तो ये सब प्री प्लान्ड था, मीडिया तैयार बैठा था, लिहाजा यकीनन जो इंडिया के अज़ाइम हैं वो तकरीबन वही दिखाई देते हैं जो इसराइल के फ़लस्तीन के बारे में हैं, और अब तो ऑल ओवर द इंटरनेशनल मीडिया ये बात डिस्कस भी हो रही है। भारत का सोशल मीडिया इस वक्त जो वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है और जो एक्सट्रीमिस्ट ख़यालात का इजहार कर रहा है, उसमें भी ये खुल के कहा जा रहा है कि कश्मीर के मसले का वंस एंड फॉर ऑल हल निकालें और वही प्ले बुक जो इसराइल ने फ़लस्तीन में इस्तेमाल की है वो इस्तेमाल करें। अगर इंडियन मीडिया या इंडिया गवर्नमेंट थोड़ी सी अक्ल का इस्तेमाल करती तो प्लानिंग ही बेहतर कर लेती। नरेंद्र मोदी ने जो सऊदी अरेबिया से वापस आके फ़ौरन एक आला सतही इजलास बुलाया, उसी का इंतज़ार कर लेते। 10 मिनट के अंदर अंदर कट जाने वाली FIR में, दहशतगर्दी के FIR में ये ना लिखते कि उसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस है। भारत इस्टेब्लिश्ड एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म है दुनिया में। उसकी निशानदही US भी कर चुका है, कनाडा कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया कर चुका है। कश्मीर में ये एक इल्लीगल ऑक्यूपाइंग फोर्स है। 8 लाख फौज होने के बावजूद अगर कश्मीरियों की आवाज़ को नहीं दबा सके, और अगर इतने तशद्दुद के बावजूद वहाँ पर ये कश्मीरी वॉइस को कंट्रोल नहीं कर सके हैं, तो अपनी इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। स्पेशली जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, दहशतगर्दी तभी क्यों होती है जब या तो भारत में जनरल इलेक्शंस होते हैं, या किसी एक रियासत में इलेक्शन होने वाले होते हैं, या फिर किसी अमेरिकन डिग्नेटरी का विजिट हो रहा होता है। आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें, 2000 से लेकर 2019 में पुलवामा तक, और अभी भी रियासत बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, और मोदी की कैंपेन उठा के देख लें, पाकिस्तान बैशिंग और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के बगैर कैंपेन मुकम्मल नहीं होती। बहरहाल ये जो पहलगाम का अटैक हुआ है, इसका बहाना बनाकर एक दफ़ा फिर पुराना स्क्रिप्ट ही दोहराया जा रहा है, और पाकिस्तान की तरफ से हमेशा की तरह अब तक बहुत प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स भी दे दिया गया है। डिस्कस करते हैं अपने गेस्ट के साथ कि सिचुएशन किस डायरेक्शन में जा रही है। हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट मौजूद हैं, ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान, IR एक्सपर्ट मौजूद हैं, अहमद हसन अल अरबी, और कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर इख्तियार वली खान भी हमें लेटर ऑन ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रिगेडियर मसूद, आपसे स्टार्ट करती हूँ। जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, लाइक अभी जो FIR सामने आई है, उसमें एक तो टेररिस्ट अटैक हो, 10 मिनट के अंदर FIR भी दर्ज हो जाए, और उस FIR में ये लिखा हो कि इसमें कोई बैरूनी हाथ मुलव्वस है। इस सब के बाद सिर्फ यही कहा जा सकता है कि ये हमारी गुडविल है कि वी नो आवर एनिमी टू वेल। Everything points in the direction that this is a false flag and they are up to something. जो पिछले जितने भी मिसकैलकुलेशंस हुई उसमें उनको जो प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स मिला है, उसके बाद अभी का जो ग्लोबल सिनेरियो है, अगर मैं उसके लेंस से चीज़ें देखूं तो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि जो 10 मिनट के अंदर अंदर इनके मीडिया ने हिस्टेरिकली इसको अपना 7 अक्टूबर हमास के अटैक के साथ उसको फ़ौरन ही कोरिलेट करना शुरू कर दिया। डू यू थिंक द एम्बिशंस आर डिफरेंट दिस टाइम? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में देखें कि जिस तरीके से वो समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाह रहे थे, इकॉनमी पाकिस्तान की बेहतर हो रही है,
माइंस एंड मिनरल्स की समिट यहाँ पे हुए, PSL यहाँ पे और SCO पे हुए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे हैं। और अच्छे आर्मी स्टाफ ने जिस दबंग अंदाज में तकरीर की और उन्होंने कहा कश्मीर जगलर वैन है, और उसके लिए उन्होंने कहा कि बाद में पहले भी उन्होंने कहा था कि हम 3 जंगें लड़ चुके हैं, अगर मजीद 10 लड़नी चाहे तो लड़ भी लेंगे। वो वाले फैक्टर्स थे। और तो बहुत सारी ऐसी थी कि वो समझते थे कि ये पाकिस्तान को काबू करने, बट अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सके, तो देयरफॉर दे डिसाइडेड कि जेडी वेंस भी आया होगा तो कोई ऐसे एक्टिविटी करें कि जिसमें पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया जा सके। बट अनफॉर्चुनेटली ये इसका वो जो ब्लो बैक इनको वापस पड़ गया है। जिस तरीके से आप FIR की बात कर रहे हैं, और या देखें कि 10 मिनट के अंदर वो किया, पहले खबर आई थी, नैरेटिव सेट हो रहा था कि हिंदूज को आइडेंटिफाइड एंड दे वाज सब्सिक्वेंटली टारगेटेड, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। उन्होंने कहा अंधाधुंध फायरिंग की, और फिर कहते हैं आकाओं के इशारे पर। और 10 मिनट में देखें यहाँ पाकिस्तान में भी कोई धमाका होता है, कोई एक्टिविटी होती है, आप देखें 4 से 5 दिन लगते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती है, पुलिस साइट पे जाती है, फॉरेंसिक करते हैं, डिटेल्स लेते हैं, फिर जाके खबर आती है कि FIR हुई है। लेकिन सिंस वहाँ से चीजें पहले से वहाँ पे सेट थी, लेकिन वहाँ पे आके ये फंस गए हैं, और अब इनके पास जवाब नहीं बन रहा है। जिस तरीके से देखे पास में भी हमने देखे, चाहे वो पुलवामा अटैक था, छत्तीस सिंहपुरा का अटैक था, मुंबई अटैक था, सारों में ये ड्रामे थे, कहीं पे भी ये चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर सके। इवन पठानकोट अटैक में भी ये हुआ था, पाकिस्तानी वहाँ पे गए थे कि इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तानियों ने फिर ये बताया कि जो जिस पठानकोट बेस पे अटैक हुआ था वहाँ पे फेंस जो थी पहले से काटी हुई थी, एंड उस रात को लाइट्स भी उन्होंने स्विच ऑफ किए थे। और बाद में जो उनके जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस थे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाले थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान के इसमें कोई हाथ नहीं है। अमेरिका ने भी इसको रिजेक्ट किया था, बट स्टिल उनका जो नैरेटिव था दे सेड इट वाज पाकिस्तानी एफिलिएटेड जो लोग आए हुए थे। सो मेरा ख्याल में इसमें उनको शिकस्त हो गई है, अभी वो बिल्कुल Now they are in a fix, I think उनको भी समझ नहीं आ रही है कि अभी मूव किस डायरेक्शन में करना है, unless they have a plan। अहमद आपकी तरफ आऊंगी, सेम क्वेश्चन टू यू ऑलमोस्ट, क्या इस दफ़ा कुछ डिफरेंट लेंस है, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बिलीव्ड, ऑलवेज बिलीव्ड एक्चुअली, कि किसी भी तरह बस एक दफ़ा वंस एंड फॉर ऑल कश्मीर की ऑक्यूपेशन को उस लेवल पे ले जाएं जिसके बाद वो रिवर्स ना हो सके। उसका स्टेटस चेंज किया वहाँ पे, जिस तरीके से एक डिफरेंट तरीके से एथनिक मेजॉरिटी को जो चेंज किया जा रहा है, हिंदुओं को डोमिसाइल्स दिए जा रहे हैं, सिटीजनशिप मिल रही है, उसके अलावा जो वहाँ पर ज़मीनें हैं उसकी जो मुंतकली है, वी ऑल नो दैट। डिस्पाइट डूइंग ऑल ऑफ दैट, इस तरह के ऑपरेशन का आपको क्या मकसद समझ आता है? देखिए, थैंक यू ज़ुनैरा। इसमें सबसे पहले एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है हमें, कि इस जो जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग है, जो पॉस्चरिंग है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो डिप्लोमेटिक प्रेशर इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, जो पूरी दुनिया में पिछले 3 साल से इंडिया की एक्टिविटीज़ हैं, द वेपन प्रोक्योरमेंट, जो इनका पॉलिटिकल रिटॉरिक है, जिस तरीके से तकरीबन एक, तो आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 होने की वजह ये थी कि यूरोप के पास असला बहुत ज़्यादा था, सिक्योरिटी डायलामा क्रिएट हो गया था यूरोप में। तो जितना पूरे यूरोप के पास वर्ल्ड वॉर 2 में असला था, उतना असला इंडिया ने पिछले 3 सालों में खरीदा है। सिर्फ $100 बिलियन प्लस का असला खरीदा है, और वो सारा असला कन्वेंशनल वॉर का है, एसिमेट्रिक वॉर का नहीं है, वो कन्वेंशनल वॉर का है। तो जाहिर है वो कन्वेंशनल वॉर इंडिया ने चाइना के साथ तो नहीं करनी, चाइना तो इनको मारता है, तो चुप करके उसका जिक्र भी नहीं करता। ऑब्वियस टारगेट्स, राइट। सो अब जो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो कश्मीर बहुत छोटा मुद्दा बन चुका है। दे आर गोइंग फॉर पाकिस्तान नाउ, दे आर कमिंग फॉर पाकिस्तान। ये इसका एक इंटरनेशनल डायनामिक्स भी है पूरी दुनिया में। नॉम चॉम्स्की ने कहा था 21वीं सदी जंगों की सदी है, पूरी दुनिया के बॉर्डर्स चेंज हो रहे हैं। उधर से यूक्रेन जो है, रशिया जो है, यूक्रेन में आके न्यू सोवियत यूनियन वाले बॉर्डर्स चाह रहा है, इसराइल फैल के ग्रेटर इसराइल चाह रहा है, इसराइल का ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पे खत्म हो रहा है, वहाँ से ग्रेटर इंडिया का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। दरमियान में टर्की उधर बैठा हुआ है, टर्की कहता है कि मैं न्यू ऑटोमनिज्म के नाम पे सीरिया भी लूंगा, अमेरिका कहता है कि मैं ग्रीनलैंड और कनाडा को लूंगा। सो सिग्नलिंग क्या है, चाइना कहता है मैं ताइवान को लूंगा। इस वक्त पूरी दुनिया में बॉर्डर्स चेंज हो रहे हैं, पूरी दुनिया में खूंरेज जंगें हो रही हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकली वी हैव एंटर्ड द थर्ड वर्ल्ड वॉर, जब 7 अक्टूबर के बाद इसराइल ने गाजा के ऊपर जेनोसाइड शुरू किया था। आपको इसमें अलाइनमेंट नजर आ रही है, इंडियन अलाइनमेंट विद इजराइल, द प्लेबुक?
बिल्कुल ऐसे ही है ये अलाइनमेंट फॉर द पास्ट 1400 years दिस अलाइनमेंट हैज ऑलवेज बिन देयर गज़वा खंदक में मुसलमानों को जो खैबर के यहूदी थे उन्होंने गज़वा खंदक के अंदर जो किरदार अदा किया और उसके बाद जब फतह मक्का हुई सो बेसिकली हमने जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था खैबर मुसलमानों ने उसको पहले न्यूट्रलाइज किया उसके बाद फिर फतह मक्का हुई और आफ्टर 1400 years you can see the same playbook the center of gravity the operations that India is carrying out the center of gravity does not lie in Delhi it lies in Tel Aviv राइट और आपको ये प्रैक्टिकली अब होता हुआ भी नजर आ रहा है नेतन्याहू ने पिछले दिनों बयान दिया था कि हमें ईरान से हमें इतना खतरा नहीं है जितना हमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब से खतरा है डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों कहा था कि ईरान के अलावा देयर आर अदर मुस्लिम कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है जो कि नहीं होना चाहिए सो दे आर गोइंग आफ्टर पाकिस्तान सो ये डिबेट जब हम करते थे अहमद और ये जब हम ये डिबेट जब करते थे कि एक इस्लामिक मुल्क के पास न्यूक्लियर डेटरेंस बर्दाश्त नहीं होगी उस वक्त लोग हम पे हंसते थे और अभी हम ये अपने सामने अनफोल्ड होते देख रहे हैं नाउ द क्वेश्चन इज कि एक तरफ से प्रेशर आ रहा है ब्रिगेडियर मसूद आपको भी मैं इनकॉर्पोरेट करना चाहूँगी एक तरफ से प्रेशर आ रहा है ईरान के ऊपर अहमद कह रहे हैं बॉर्डर्स चेंज होने जा रहे हैं राइटली सो सीरिया में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो एक नई वेव ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ इजराइल आएगी वो सीरिया से स्टार्ट होगी बिकॉज वो हाफ वे पहुँच गए हैं वहाँ पे सो अब जो प्रेशर ईरान पे आ रहा है और उसके साथ इंडिया ने जो ये सिचुएशन क्रिएट की है विद पाकिस्तान आप रीजन में क्या होना देख रहे हैं ये स्टैंड ऑफ स्ट्रेटेजिक है नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान इट इज रीजनल प्रीटी मच रीजनल चाइना कोई रोल प्ले कर सकता है यहाँ देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है अभी जिस तरह अहमद ने बात की आई वुड लाइक टू ऐड फर्दर अभी आप देखें कि इजराइलीज की प्रेजेंस की इतलात आ गई है कि वो श्रीनगर में पहुंचे हैं 15 to 20 है और फॉर सॉर्ट ऑफ टेक्निकल सपोर्ट के लिए है और हम अगर पीछे जाएं तो नेक्सस इनका पहले से बनता है और उसमें 65 वार में इजरायली सपोर्टेड इंडिया 71 में सपोर्ट किया उसके बाद जब हमारा एटॉमिक प्रोग्राम बन रहा था तो उस वक्त इनकी किताब है एक डिसेप्शन उसमें भी लिखा They started monitoring Pakistani nuclear जो प्रोग्राम था They tried to assassinate our जो साइंटिस्ट जैसे ईरान में उन्हें किया था लेकिन वो हो नहीं सके फिर इन 1984 मार्च में इंडिया की मदद से they wanted to strike कहूटा और कहूटा का इन्होंने ये किया था एक मॉडल बना के इनके नेगेव डेजर्ट है साउथ ऑफ इजराइल में वहाँ पे उन्होंने उस पर रिहर्सल्स की और इंडियन गुजरात से उन्हें उड़ के यहाँ पे स्ट्राइक्स करने थे बट पाकिस्तान को पता चल गया एंड मैसेज वाज कन्वर्ट कि इसके क्या नतीजे होंगे सिमिलरली 98 में भी इन्होंने प्लानिंग की वहाँ भी वे पकड़े गए और इसके अलावा देखें कारगिल की जंग में जो जहाज यहाँ पे आए थे महराज और उनके साथ जो मिसाइल थे स्पाइस 2000 वो भी इजराइल ने इनको दिए थे और हमने रिसेंटली देखा है कि जो बल्कि पास्ट में जो इंडियन फेंसिंग सिस्टम है मेनली एलओसी पे है या वर्किंग बाउंड्री पे है उसको कहते हैं कुछ एज ए पार्ट है स्मार्ट फेंसिंग दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द इजरायलीज सर्वरलेस सिस्टम जो है वो इजरायलीज ने दिया है फिर आप देख लें कि कंसेप्ट जो है जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट करना का है कश्मीर में वो तो इंडिया इजरायलीज का है तो सेटलमेंट्स का कंसेप्ट पे इजरायलीज वहीं से आता है प्लेबुक वहीं से आती है जी हाँ बिल्कुल वहां से आ रही है तो मेरा ख्याल है नेक्सस से और लाइकली ये है अगर पाकिस्तान में जो लाइकली कुछ जो स्ट्राइक्स कुछ होंगे ये इजराइल की मदद से होने जा रही है ब्रेक लेते हैं यहाँ पे द थिंग इज कि जो कुछ टाइम पहले तक वर्ल्ड ऑर्डर था जिसमें कोई थेरीज एग्जिस्ट करती थी कोई एक्टिविज्म एग्जिस्ट करता था जिसमें लोग एंटी वॉर भी होते थे जिसमें लोग कहते थे कि न्यूक्लियर आर्सेनल होना ही नहीं चाहिए आई थिंक दैट टाइम हैज़ गॉन हम उससे बहुत दूर निकल आए हैं एंड दिस इज़ द टाइम टू से कि शुक्र है हमारे पास डेटरेंस मौजूद है जो होगा वो तो होगा ऑफ कोर्स वो तो देखा जाएगा बट एटलीस्ट वी हैव दैट थिंग जिसकी बेस पे हम उनके सामने आज खड़े हैं दुनिया कितनी तेज़ी से चेंज हो रही है इट इज़ माइंड बॉगलिंग लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का ये जो फोर्स ही किया जा रहा था तकरीबन पिछली एक दहाई से लोग इसके बारे में बात कर रहे थे इस पे हमें क्यों शक था इस पे डिस्कशन करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन ब्रिगेडियर मसूद आपकी तरफ आऊँगी स्ट्रेट अवे
कहा यह जाता है कि वॉर टाइम में तो वॉर हो ही रही होती है, पीस टाइम में यू प्रिपेयर फॉर वॉर। और पिछले 3-4 सालों से जितना मिलिट्री इक्विपमेंट, जिस तरह अभी अहमद भी कह रहे थे, जितना इंडिया ने ख़रीदा है, वी ऑलवेज़ न्यू कि ये ना तो श्रीलंका के लिए है, ना चाइना के लिए है, ना रशिया के लिए, ये हमारे लिए है। वी ऑलवेज़ न्यू इट। बट एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्ट है, एक हकीकत है, वो ये कि जिस तरह 1917 से बैल्फोर डिक्लेरेशन, जिसके ज़रिए से इज़राइल की बुनियाद रखी गई, तब से लेके आज तक दुनिया खामोश रही। पैलेस्टीनियन की साइलेंटली एथनिक क्लेंजिंग की गई। अभी तो खैर वो बहुत लाउड हो गया है ना, तो अभी तो नहीं, लेकिन ये कहाँ तक फैला हुआ है? 1917 से फैला हुआ है। यही चीज़ हम भी कब से कह रहे हैं कि ये जो आप असलहा दे रहे हैं, ये इस खित्ते में बैलेंस को ख़राब कर रहा है। आप साइड्स ले रहे हैं, इससे बाकी जो रीजनल पावर्स हैं वो भी ऑफ कोर्स फिर कुछ ना कुछ तो बिल्टअप करेंगी। सो ये सब कुछ हो रहा था, तो क्या ये इसी वक्त के लिए हो रहा था? और इसमें फिर क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो इंडिया के साथ खड़ी हैं। जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल में एक तो नेशनल इंटरेस्ट की गेम भी है, तो ये हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। टाइम्स हमने देखा है कि इंडिया के देखिए ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जब इतनी कंफर्मेशंस हुई, दहशतगर्दी कर रहे हैं, सिखों को इधर मार रहे हैं, इंडिया कनाडा में, यूएस में पन्नू वाला वाकया हुआ, यूनाइटेड किंगडम में अवतार सिंह खांडा को असैसिनेट किया, लाहौर में परमजीत सिंह पंजवर है, 22 कश्मीरियों का असैसिनेशन पाकिस्तान में हुई, गार्डियन ने स्टोरी की। दुनिया को पता है कि सारा कुछ है, लेकिन जब उनका अपना इंटरेस्ट आता है तो एट टाइम्स वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं चाइना को इन्होंने कंटेन करना है, तो इसलिए इनको चीज़ें इग्नोर करें। एट द सेम टाइम फिर वो भी दिखाते हैं कि हम निखिल गुप्ता को ट्रायल भी करवा रहे हैं। सो वो वाले फैक्टर्स भी हैं। एक ग्रेट गेम हम कह सकते हैं, ग्रेट गेम एक दुनिया में हो रही है, एक इंटरेस्ट की गेम हो रही है। लेकिन जहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमारे जो दारोमदार फ्यूचर में जो भी होगा वो चाइना पे होगा। और हम इंडियंस भी समझते हैं कि अगर हो सकता है अगर वो आपको काइनेटिकली या मिलिटरीली वो खुद ना भी आए तो नॉन काइनेटिक सपोर्ट वो जो है वो पाकिस्तान के साथ वो खड़ा रहेगा। स्पेशली वो कहते हैं आफ्टर 2019 के बाद से जो वाकयात हुए हैं उस पे उन्होंने वैसे कई मौक़ों पे उन्होंने क्लेम किया है कि वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को सपोर्ट करेंगे जब वो इट इज थ्रेटन्ड। तो वो है वो तो हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा चाइना के साथ है। और फिर देखें कि अब वो वक्त है, हम तवक्को कर सकते हैं कि अभी तो वो 3 फ्रंट भी आ चुके हैं, एक पाकिस्तान का भी है और एक चाइना की भी है, और तीसरा अभी बांग्लादेश वाले बंगाली मुसलमान भी है, तो वो वहाँ से वो भी एक्टिव हो सकते हैं। तो ये तमाम पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ये है कि अगर जो भी कुछ होगा हमने अपनी सॉवरेनिटी को देखना है, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को देखना है, और हमने एक खुल पे स्टैंड लेना है। देखें कि हमने पीछे भी बात की थी जब हमारे कुछ कंपनियों पर पाबंदी लगी, और हमारे ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक कंपनी थी उस पर भी पाबंदी लगी। फिर एक शोशा भी छोड़ा गया कि हम ऐसे वेपन से मिसाइल डेवलप कर रहे हैं जो इंटर कॉन्टिनेंटल होंगे। लेकिन वहाँ पे भी आप देखें, हाँ वहाँ अग्नि 5 देख लें, इंडिया ने करके वो ट्रायल्स भी कर रहा है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने एक फर्म स्टैंड लेना है, स्पेशली चाइना के साथ। और इसमें मिडिल ईस्ट में जब बात होती है तो सऊदीज कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। राइट। कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर इख्तियार वली खान ने भी हमें ज्वाइन किया। इख्तियार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हम डिस्कस कर रहे हैं ये जो एक स्ट्रेटेजिक स्टैंड ऑफ इस वक्त क्रिएट हुआ हुआ है रीजन में, और हमारे साथ अहमद हैं, आईआर एक्सपर्ट हैं, ब्रिगेडियर मसूद हैं। सबका यही कहना है कि एक ग्रेटर गेम एट प्ले भी है, बट एट द सेम टाइम हमारे जो अपने इंटरनल डायनामिक्स हैं जो यहाँ पे कश्मीर को लेके हैं उन्हें भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपका क्या ओपिनियन है? आपकी गवर्नमेंट इसको किस तरीके से देख रही है? ऑफ कोर्स रेडीनेस पे तो मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी, कितना प्रिपेयर्ड है, वी ऑल नो दैट, बट आपकी गवर्नमेंट की असेसमेंट इस वक्त क्या है कि इंडिया क्या चाह रहा है? थैंक यू वेरी मच जुनेरा। इनफैक्ट ऐसा है कि जो इंटरनेशनल गेम होती है वो हर वक्त ऑन रहती है। उनके कुछ वेंडेटास होते हैं, कुछ उनका एजेंडा होता है, वो तो उस पर हर वक्त काम करते रहते हैं। हमने ये देखना है कि हमने किसी की गेम जो उनकी गैमिक्स है उससे खुद को कैसे बचाना है। जो हमने अपनी मुल्क की सॉवरेनिटी है उसको किस तरह हमने प्रोटेक्ट करना है। हमने ये देखना होता है कि कहाँ पे साजिश हो रही है और हमने उससे खुद को कैसे बचाना है और उसको कैसे नाकाम बनाना है। हम बड़े सिंपल चीज जो है मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी कौम को बता देना चाहिए कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान का खैर ख्वाह नहीं रहा। हमेशा उसने पाकिस्तान की पीठ पर
اور رات کے اندھیرے میں وار کرنے کی کوشش کی ہے. اور جو ملک 27 رمضان کو بنا ہو تو اس کو اللہ تا قیامت انشاءاللہ سلامت رکھے گا. یہ جو مقبوضہ کشمیر میں ہوا جو ہم سے تقریباً 400 کلومیٹر دور ہے, وہاں پہ جو انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا اس کو اب پاکستان نہیں بلکہ اب انٹرنیشنلی اس کو سوشل میڈیا اٹھا رہا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, یہ ایک جھوٹی کہانی تھی گڑی گئی کہ پاکستان کے خلاف یہ جائیں اور لکھیں یونائٹڈ نیشن کو اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو ہماری شکایتیں لگائیں, سلامتی کونسل میں قراردادیں لائیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف یہ کیا وہ کیا. اور ان کا وہ جو ایجنڈا تھا وہ میرے خیال میں گیم ساری ان کی الٹ ہو گئی ہے, وہ پلٹ ہو رہی ہے. اور پاکستان کی جو آپ نے دیکھا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی کل میٹنگ ہوئی ہے جس کو پرائم منسٹر نے چیئر کیا, مطلب سنتاس معاہدہ آپ ون سائیڈلی اس کو آپ سسپینڈ کر ہی نہیں سکتے, یہ آپ کا ڈومین ہے ہی نہیں. اب پبلک کو یہ بات سمجھانے کے لیے مجھے یہ بات سلیس اردو میں کرنی پڑے گی کہ جس طرح ایک آئین لکھا جاتا ہے اس کو اس میں امینڈمنٹ نہیں لائی جا سکتی, اس کو کوئی سسپینڈ نہیں کر سکتا, اسی طرح جب دو ملکوں کے درمیان یہ معاہدے ہوتے ہیں جیسے سنتاس ہمارا ٹریٹی ہے, تو انڈیا کے پاس ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے کہ وہ ون سائیڈلی پاکستان کی ولنگ کے بغیر اس کو جو ہے تو وہ اس کو سسپینڈ کر دے. نو نیور. جو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی جغرافیائی اور آئینی دستوری اس کی جو حیثیت ہے اس کو 365A کے ذریعے جس طرح اس کو چینج کرنے کی کوشش کی وہ بھی غلط تھا, وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے, وہ بھی وہاں کے لوگوں کی آرا کے خلاف ہے. لیکن ان سب کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ انفیکٹ خود انڈیا میں کئی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہوتی ہیں, مطلب 16-17 سے زیادہ تحریکیں ہیں جو مجھے پتا ہے کہ وہ وہاں پر چل رہی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انڈیا سے بھارت سے ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا جائے. ان چیزوں کو پولیٹیکلی سپریس کرنے کے لیے اور ان کی آواز دبانے کے لیے اور اس کو میڈیا اور سوشل میڈیا پر, اور اوپر سے وہاں جو بہار میں الیکشن ہو رہا ہے یہ بھی ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے نا, کہ پاکستان کے بغیر ان کی کیمپینز بھی مکمل نہیں ہوتی. مطلب اگر انہوں نے کوئی کیمپین جیتنی ہے, کوئی الیکشن کیمپین میں جان ڈالنی ہے, مودی کی اپنی ٹانگوں میں تو جان ہے نہیں, تو یہ جنرل بخشی جیسے لوگوں کو بشکی ہے یا بشخو ہے اس کو بیٹھا کے ٹی وی پہ شور شرابے شروع کر دیتے ہیں, اور وہ بھی ایسے ہی جذباتی قوم ہے, وہ بھی ان کی وہ خالی خلی باتوں میں اور گرم تیز تند و تیز مصطفیٰ قریشی اور امریش پوری جیسے ڈائلاگز میں وہ آ کر نا وہ اس میں گم ہو جاتے ہیں اور ان سے بھول جاتے ہیں کہ مودی سرکار کی اپنی پرفارمنس ہے کیا. بٹ دے نوز ویری ویل وی آر دا ون کہ ہم نے جب انہوں نے 5 دھماکے کیے تھے تو ہماری حکومت جس کو میاں نواز شریف چلا رہے تھے تو 5 کے بدلے میں 6 دھماکے کیے. ابھینندن جہاز اڑا کر آیا تو اس کا جہاز گرا دیا. اس دفعہ چائے پینے نہیں آ رہے وہ, اس دفعہ وہ شاید یہاں سے آ کے جو لے کے جائیں گے شاید اس کے بعد کچھ ان کی تسلی ہو جائے. احمد, آئی ول انگیج یو ونس اگین. بائی لیٹرلزم مجھے تو ویسے بھی نظر نہیں آتا پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں. جب جو بھی اگریمنٹ ہوا ہے وہ بس وقتی ہوا ہے, اس کو آنر تو انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا. جو مسئلہ انہوں نے کسی بھی طرح ریز کرنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا انٹرنل معاملہ ہے, اور بائی لیٹرل اگر کوئی چیز ہے تو مجھے کوئی دکھا دے, وہ ویسے بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. اسی طرح سنتاس ویسے بھی انہوں نے پانی روکا ہوا ہے, ویسے بھی وہ غلط ڈیمز بنا رہے ہیں, ویسے بھی ڈیٹا شیئر نہیں کرتے. تو یہ کیا صرف ایک پوسچرنگ ہے؟ دے آلسو نو اٹ کہ وہ اس کو بہت لانگ ٹرم سسٹین نہیں کر سکیں گے, تو پھر آپ کے والی بات ہے کہ ایونچوئل ایم کچھ اور ہے. دیکھیں ان کا ہمیشہ سے ایونچوئل ایم کچھ اور ہی رہا تھا. اقبال کا ایک بڑا تکلیف دہ شعر ہے, اقبال حقیقت خرافت میں امت روایات میں کھو گئی. ہم انٹرنیشنل لاء کا ذکر کرتے ہیں. میں ترکی کی ایک یونیورسٹی ہے جس میں انٹرنیشنل لاء کی ایک ریسرچ کرنے کے لیے انٹرنیشنل ریلیشنز کی گیا تھا. اس یونیورسٹی نے انٹرنیشنل لاء کا ڈپارٹمنٹ نہیں بنایا ہوا کیونکہ وہاں پہ ان کا یہ بلیف ہے کہ انٹرنیشنل لاء ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو سب سے بڑی تھیری ہے جس کو ریئلزم اور نیو ریئلزم کہتے ہیں, اس سارے انٹلیکچوئلز جو اسکول آف تھاٹ, جو ڈومیننٹ اسکول آف تھاٹ بلیو کرتے ہیں, جو کہ اس وقت دنیا میں رائج ہے, وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لاء ہے ہی نہیں.
सिर्फ जो मुल्कों का लॉ है वो मैटर करता है। तो बायलैटरलिज्म पिछले 70 सालों से कब रहा? हम यह बात करते हैं दुनिया के अंदर जो डिप्लोमेसी जब पढ़ाई जाती है तो कहते हैं देयर इज ओनली वन रीजन व्हाई यू डू डिप्लोमेसी, और वो है टू अवॉइड वॉर। हम यहाँ पे कह देते हैं वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, लिहाजा हम डिप्लोमेसी करेंगे। तो ये हमारे माइंडसेट के अंदर था कि बायलैटरलिज्म है। इंडियंस ने कभी बायलैटरल थ्योरी, उन्होंने हमेशा एज अ टूल ऑफ डिसीव यूज किया है इसको। So why do you think we have been so defensive? मैं military defensive offensive की बात नहीं कर रही, मैं politically बात कर रही हूँ। हमारी posturing हमेशा defensive रही है। हमारी मिलिट्री हमेशा से एक एग्रेसिव पोस्चर के साथ रही है। 70 सालों से इंडिया को जो प्रॉब्लम है वो हमारी मिलिट्री के साथ ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों की 1400 साल तारीख में मुसलमान अशराफिया गद्दारों में खुद कफील रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे यहाँ पे गद्दारी और जहालत का ऐसा गलीज कॉम्बिनेशन रहा है पाकिस्तान में कि उसकी वजह से हमें हकीकत बताई ही नहीं गई। मैं आपको बता रहा हूँ, 7 दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि इंडिया हमला करने वाला है, और उन्होंने आगे से कहा था ये नया मंजन बेच रहा है। सो ये जब माइंडसेट होगा तो फिर अब जो होने वाला है वो तो इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल, सबको नजर आ रहा था, सबको पता था क्या होने वाला है। इन्होंने जानबूझ के, आज भी वही मोमबत्ती माफिया, आज भी वो कह रहे हैं इंडिया के साथ अमन और प्यार से बात करो, आप इंडिया को अपीस करो, जिस तरह हिटलर को अपीस किया था तो इंडिया आप पे हमला नहीं करेगा। आज भी वो लोग मौजूद हैं, बड़ी पावरफुल वॉइसेस हैं पाकिस्तान में। तो ये वजह थी कि हमें हकीकत से दूर रखा। ये वॉइसेस आज तक पाकिस्तान को कुछ दिला तो सकी नहीं है। आज तक हमने कोई अच्छा जेस्चर, सिंगल जेस्चर कोई मुझे बता दे। आई रिमेंबर केयरटेकर गवर्नमेंट थी, बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर थे, वो SCO कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए, जयशंकर को तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का ही नहीं पता, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ बिहेव किया था। और ये इंटरनेशनली है, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं आपको इंडियंस जिस तरह से बॉक्स करते हैं, जिस तरह से ट्रीट करते हैं, पर्सनल लेवल पे जिस तरह हिट करते हैं, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। उसके बावजूद चलें शायद हमारी तरबियत अच्छी होगी, लेट्स पुट इट दिस वे, हमारा वैल्यू सिस्टम अच्छा होगा, बट जब तक आपकी इंटेग्रिटी एट स्टेक नहीं आती, ये सिर्फ तब तक होता है। आपको लगता है थोड़ा सा पॉलिटिकली भी हार्ड स्टांस लेने की ज़रूरत थी पिछले 70 ईयर्स में? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखें ना, दैट्स वाई हम कह रहे हैं, चीफ हमेशा अभी इसी बात पे कह रहे हैं कि हार्ड स्टेट होनी चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली हम तो वो हार्ड स्टेट के, हम तो सॉफ्ट स्टेट थे, लाइक सोमालिया, इराक, सीरिया वगैरह वाली बातचीत थी। और जब भी अफगानिस्तान से कोई मसला हो तो हम भाईबंदी में कहते चलो यार छोड़ दो, डेट एक्सटेंड कर दो, और तो वो चक्कर था। तो हम कोई डिसीजन इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहते थे, कोई मसला ही नहीं था, बस वो गवर्नमेंट कह देगी, कोई इवन गवर्नमेंट ये चीजें लेती थी, यार छोड़ दे, एक्सटेंड कर दो, ये बातें छोड़ दो, नहीं फेयर है, कोई बात नहीं। जब आपकी डिग्निटी, आपकी इंटीग्रिटी, आपकी इज्जत पे अगर सवाल आ जाता है तो मेरे ख्याल में हमें फिर तो इंडिया, देखे इंडिया तो मैं तो बड़ा सिंपल कहता हूँ कि इंडिया हैज नेवर एक्सेप्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान। वो तो कहता है ये कैसे बन गया पाकिस्तान, और अभी वो समझता है कि इतना मजबूत हुआ है कि ये इंडिया के हेजमोनिक डिजाइन्स के सामने डंडा लेके खड़ा पाकिस्तान ही है, बाकी तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो देखें, और फिर हमारी अनफॉर्चुनेटली जिस तरह आपने बात की, हमारे इधर वैसे ग्रुप्स हैं, लेट मी से कि 7 फोरम था, देखें वो राज स्पॉन्सर्ड था, कि जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे कि इस तरह उसके से होगा वो होगा, और बहुत सारे लोग हैं कि जो अभी भी इंडिया की बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली खाते पाकिस्तान का है, और बात आपके खिलाफ करेंगे, आपके मिलिट्री के खिलाफ बात करेंगे, स्पेशली आजकल। जी हाँ, और आज मैं बड़ा हैरान इस बात हूँ कि जो लोग बाहर बैठे हुए मुल्क से हैं, वो सारा मलबा पाकिस्तान पे डाल रहे हैं, वो इंडिया का नैरेटिव लेके चल रहे हैं। तो आप देखने की लॉयल्टी कहाँ पे है। जिस तरह अहमद ने कहा कि हमारे जो गद्दार थे वो हर मौके पर, हर वो जगह पे मुसलमानों में गद्दार पाए गए हैं जिन्होंने मुसलमानों की जड़ें काटी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर मसूद, आपने हमें ज्वाइन किया। मुख्तसर सा वक्फा लेंगे और उसके बाद गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। इख्तियार वली साहब, कोई पहली दफ़ा ये सिचुएशन डेवलप नहीं हुई, लेकिन नई ज़रूर है। हम थ्रू आउट द शो यही डिस्कस करते रहे हैं। आपको जो डिप्लोमेटिकली इंगेज करना होता है कुछ दोस्त ममालिक से, ये सोचते हुए कि शायद चीज़ें थोड़ी सी टेपर डाउन कर जाएं, क्या पाकिस्तान कोई ऐसे इंगेजमेंट की तरफ देख रहा है, ऑलरेडी हो रही है या पॉसिबल है? देखिए, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो सबसे पहले एक तो आपको अपनी पोजीशन लेनी पड़ती है कि आप किस पोजीशन पर खड़े हैं। ट्रू।
वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक। हम कोई ऐसा कोई स्टेट नहीं है कि जो सोमालिया हो या श्रीलंका हो कि जिसको कोई धमकी दे और वो सरेंडर कर जाए। वी आर एटॉमिक पावर, और हमारे पास जंग लड़ने की सलाहियत भी मौजूद है, बहादुर फौज के साथ साथ बहादुर कौम भी, और हर किस्म के जदीद असलहे से, औजार से, जंगी सामान से लैस है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी पोजीशन लेनी पड़ती है, देन फिर उसके बाद आपके इंटरनेशनल रिलेशंस जितने होते हैं आप उसको यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन आज 2 दिन पूरे होने लगे हैं कि अपने तमाम जितने चैनल्स हैं उसको ऑन कर रखा है, जितने दोस्त साथी मुल्क हैं उनको ऑन बोर्ड रखा हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह सब इस बात पे इत्तफाक कर रहे हैं कि जो इंडिया बयानिया गढ़ रहा है, जो नैरेटिव वो ले रहा है, वो झूठा है, और वो वैसे ही मतलब मुंह में राम राम बगल में चूरी, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाली बात है कि बगैर किसी वजह के वो कोई हालात खराब करना चाहते हैं और पाकिस्तान के मुतालिक। इनफैक्ट हमारी जो कभी भी पाकिस्तान, एक कमजोर पाकिस्तान जो है वो इंडिया को सूट करता है, जिसके पास एटमी कुव्वत ना हो, मिसाइल टेक्नोलॉजी ना हो, खाने को पैसे ना हो, IMF से वो डिफॉल्ट हो रहा हो और हर जगह से वो दिवालिया हो जाए, उनको एक ऐसा पाकिस्तान जो है वो सूट करता है। ये पाकिस्तान उनको सूट नहीं करता कि उसकी इकोनॉमी बढ़े, वो एमर्जिंग इकोनॉमी डिक्लेयर हो, मूडीज की, फिच की रिपोर्टें, उसके आपके तमाम जो आशारिये हैं, इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के, वो पॉजिटिव आ रहे हो। और दूसरा आपने देखा कि 2.5 साल पहले अगर आप देखें तो देयर वाज नो सऊदीया टू हेल्प यू आउट, देयर वाज नो चाइना टू हेल्प यू आउट, देयर वाज नो अमेरिका, देयर वाज नो यूके, देयर इज नोबडी, यू वर ऑल अलोन। हम बिल्कुल अकेले रह गए थे आज से 2.5 साल पहले। आज वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन भी नहीं है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम डिप्लोमेटिकली किसी आइसोलेशन में नहीं है, और दुनिया हमारे साथ, हमारे मौक़िफ़ के साथ खड़ी है। तो ये मेरे ख्याल में कोई बेवकूफ़ ही होगा, ये सिर्फ गेमिक्स है। बाकी अगर किसी ने आजमाना है तो आजमा के देख ले। पहले भी हमने बताया है और हमने पहले भी कहा था कि इस वक्त यहाँ पर किसी खिलाड़ी विलाड़ी की हुकूमत बिल्कुल नहीं है, और ना ही कोई ये प्रोफेशनल और लीडर्स और सियासतदानों की हुकूमत है, जो तरबियत याफ्ता लोग हैं, जिनको पता है कि अपने मुल्क का दिफा किस तरह किया जाता है, एटमी धमाकों का मौका हो या उसके अलावा कोई भी जंग जो इंडिया ने हम पे मुसल्लत की, उसमें हमने इनके दान इकट्ठे किए थे। और हम तो वो लोग हैं जब हमने अटल बिहारी वाजपेयी को बस पर बिठाकर हमने मीनारे पाकिस्तान पर बुलाया था। राइट। अगर ऐसी बात हुई तो आज भी अभिनंदन तो चाय पी के चला गया। ये नवाज शरीफ की हुकूमत ही थी कि कलभूषण आज भी हमारी खेद में है, पर इंशाअल्लाह उल अजीज अगर जरूरत अल्लाह ना करे कि कभी जंग की आए, कभी सख्ती की आए, तो पेट पर पत्थर बांध लेंगे, सूखी खा लेंगे, घास खा लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह कौमी गैरत और हमीयत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब फॉर जॉइनिंग अस। ग्लोबल ऑर्डर से किसी भी किस्म की जस्टिस तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। ये वो टाइम्स हैं जिसमें ग्लोबल ऑर्डर ही डिसऑर्डर का शिकार है, और उसमें जो रोग नेशंस हैं, जो रोग स्टेट्स हैं, जैसे कि इजराइल है, जैसे कि भारत है, ये उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। अभी एक अटैक हुआ है बकौल उनके, अभी वहाँ टेररिज्म हुआ है बकौल उनके, और आज ही अल जज़ीरा लिख रहा है कि कश्मीरी इज़ अंडर अटैक वंस अगेन अक्रॉस इंडिया आफ्टर पहलगाम किलिंग्स। सो एक सोचा समझा मंसूबा, उसके बाद उसको इक्वेट करना कि हमारा 7 अक्टूबर है, सब कुछ समझ में आ रहा है। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये वो वाला हिंदुइज़्म भी नहीं है जो कि वेजिटेरियंस का होता था, जो नेहरू कहते थे कि आपने लड़ाई नहीं करनी है, आपने स्ट्राइक कर देनी है, भूख हड़ताल कर देनी है। ये हिंदुइज़्म भी अब ज़ायनिज़्म की तरह एक एक्सट्रीमिस्ट शक्ल इख्तियार कर चुका है। ये एक आइडियोलॉजी की तरह एक्सट्रीमिज़्म की तरफ जा रहा है। ये वो डेमोक्रेसी भी नहीं है इंडिया
की जो शायद 1950s में मौजूद थी. They have a Muslim problem, they have a Sikh problem, they have a Kashmiri problem. And of course we are all set. जैसे ही उनको लगेगा कि वो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई वीकनेस है and this is the time to attack, तो वो उसको जब इक्वेट करते हैं with the military preparedness, तो वही उनकी भूल है. उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है. As a professional army, we know how to respond. I'll see you tomorrow.